मैं हर रात सोने से पहले अपने डैडी से गुड नाइट करने उनके रूम में जाया करती थी। एक दिन डैडी शहर से बाहर गए हुए थे और हमेशा की तरह मैं उनके कमरे में चली गई। लेकिन जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा और जो दृश्य मेरे सामने था, वो मेरे होश उड़ाने के लिए काफी था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां मेरे भैया मेरी माँ को हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम किरण है और आप देख रहे हैं किरण वॉइस 2.0। मैं जम्मू की रहने वाली हूँ। हमारे घर में मैं, मेरे भैया, मम्मी पापा, दादा दादी रहते थे। एक साल पहले मेरी दादी और मम्मी बैंक जा रही थी, तभी उनकी गाड़ी पलट गई। उस हादसे में मम्मी और दादी दोनों का निधन हो गया। इसके बाद से हमारे घर में सिर्फ 4 लोग रह गए हैं, मैं, मेरे भैया, दादा और पापा। दादा और अड़ोस पड़ोस के लोग पापा से कहते रहते थे कि वह दूसरा विवाह कर लें, लेकिन पापा हर बार यही कहते थे कि वह पहले से विवाहित हैं और दूसरा विवाह नहीं कर सकते। मम्मी की मौत को 1 साल बीत चुका था, लेकिन पापा अब भी विवाह को तैयार नहीं थे। इसलिए दादा ने 7 महीने पहले से एक काम वाली बाई रख ली थी, जो महीने में 16 दिन छुट्टी ले लेती थी। मैंने खाना बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं केवल 13 साल की थी और ठीक से खाना नहीं पका पाती थी। पापा को बाहर का खाना खाने से भी तकलीफ होने लगी थी, लेकिन वह बाहर का खाना ही खाते थे। मेरे पापा जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते थे, वहां पर एक 26 साल की स्त्री भी आया करती थी। उसका नाम मंजू था और वह मेरे पापा को लाइक करती थी। हालांकि पापा उससे उम्र में 9 साल बड़े थे, फिर भी मंजू उनके पीछे पड़ी हुई थी। पापा की उम्र उस समय 37 साल थी। मंजू पापा से शादी करने के लिए लगातार कोशिश कर रही थी। एक दिन जब पापा रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे और मंजू भी वहीं थी, कुछ लड़के वहां आए और मंजू को छेड़ने लगे। पापा ने यह सब देखा और मंजू के पास जाकर बैठ गए, जिससे वे लड़के वहां से चले गए। धीरे धीरे पापा और मंजू के बीच बातचीत शुरू हो गई और उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। अब जब भी पापा रेस्टोरेंट जाते, मंजू उनके टेबल पर आकर बैठ जाती और वहीं खाना खाती। एक दिन मंजू ने पापा को फोन किया और कहा कि उसे एक जीवन साथी की जरूरत है। क्या तुम मेरे जीवन के हमसफर बनोगे? मंजू का स्वभाव अच्छा था, तो पापा ने भी हाँ कह दिया। कुछ दिन बाद पापा ने मंजू से शादी कर ली थी। ये सब पहले से ही एक प्लान था और मंजू ने इसे अंजाम दिया था। शादी के बाद पापा मंजू को लेकर घर आ गए। हमारी दूसरी माँ बहुत सुंदर थी, गोरी और जवान थी, बिल्कुल अंग्रेजों की तरह। शादी की रात को मैं अपने पापा से मिलने उनके कमरे में गई, क्योंकि मैं सोने से पहले उनसे मिलती थी। उस रात भी जब मैं पापा के कमरे में गई तो मैंने अपनी दूसरी माँ को कपड़े पहनने में मदद की। पापा उस समय बाथरूम में थे। जब पापा बाहर आए तो मैं उनके गले से लग गई और फिर अपने कमरे में चली गई। मैं हर रात पापा से मिलने के बाद ही सोने जाती थी। मेरी नई माँ कभी भी मुझ पर क्रोधित नहीं होती थी। पापा की दूसरी शादी के बाद मेरी नई माँ बहुत खुश नजर आने लगी थी। पापा को नई माँ से बहुत प्यार था और उनके घर में आने के बाद घर में खुशियों का माहौल बन गया था। अब हमें भी उनका बनाया हुआ खाना खाने को मिलने लगा था। मेरे भैया तो नई माँ के हाथ का खाना इतना पसंद करते थे कि कभी-कभी वे कॉलेज भी नहीं जाते थे और घर पर अपनी माँ के साथ समय बिताते और उनके हाथ का स्वादिष्ट खाना खाते रहते थे। एक दिन मैं घर पर थी। पापा सुबह ऑफिस चले गए थे और भैया ने कॉलेज से छुट्टी ले रखी थी। दादाजी अपने कमरे में टीवी देख रहे थे और मैं हॉल में बैठी पेंटिंग बना रही थी, क्योंकि मुझे ड्राइंग का बहुत शौक था। अचानक मुझे अपनी माँ के कमरे से दर्द की आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से उनके कमरे की तरफ दौड़ी, लेकिन जब मैं दरवाजे पर पहुंची तो भैया भी वहां थे। उन्होंने कहा कि तुम अपना काम करो, यहाँ से जाओ। मैं माँ के कमरे में जाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन भैया ने मुझे अंदर जाने नहीं दिया। इसके बाद भैया माँ के कमरे में चले गए और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मुझे लगा कि शायद माँ का कोई काम होगा या भैया माँ से कुछ जरूरी बातें कर रहे होंगे, इसलिए मैंने वापस जाकर अपनी पेंटिंग में ध्यान लगाया। कुछ देर बाद भैया माँ के कमरे से बाहर आए। मैंने उनसे पूछा कि माँ से क्या बात हो रही थी। भैया ने कहा कि कुछ नहीं, बस उनके बाथरूम की लाइट नहीं जल रही थी, इसलिए मैं वहीं ठीक करने गया था। इतना कहकर भैया अपने कमरे में चले गए और मैंने अपनी ड्राइंग फिर से शुरू कर दी। ऐसे ही दिन बीतने लगे। मुझे भैया और माँ के बीच की नजदीकियां महसूस होने लगी।
कुछ दिन बाद भैया का जन्मदिन आया। वह अपनी जन्मदिन की खरीदारी के लिए नई माँ के साथ गए थे। जन्मदिन का उत्सव बड़े धूमधाम और उल्लास के साथ मनाया गया। केक काटने के कुछ समय बाद पापा का फोन आया और वे किसी अत्यावश्यक काम के सिलसिले में बाहर चले गए। सभी मेहमानों ने पार्टी का जमकर आनंद लिया। भैया के दोस्तों और परिवार की तरफ से कई उपहार आए थे, जिन्हें देखने के लिए मैं बेहद उत्सुक थी। लेकिन मैं भैया से पूछे बिना उनके गिफ्ट्स नहीं खोल सकती थी, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया होता तो वे मुझ पर गुस्सा हो जाते। इसलिए मैं भैया को बुलाने उनके कमरे में गई, पर वहां जाकर देखा कि वे वहां नहीं थे। फिर मैंने पूरे घर में उन्हें ढूंढना शुरू किया। तभी मुझे माँ के कमरे से हल्की आवाज सुनाई दी। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और जिज्ञासा से भरी मैं धीरे धीरे वहां गई। जब मैंने दरवाजे के पास जाकर देखा तो भैया माँ के पीछे खड़े हैं, मानो उन्होंने अपनी माँ को गले लगा लिया हो। लेकिन मम्मी सिसकियां ले रही थी। मेरी आवाज सुनकर उन दोनों ने मेरी ओर देखा। मैंने भैया से पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस पर माँ ने जवाब दिया कि वह प्रेम के जन्मदिन पर उन्हें एक उपहार देना चाहती थीं, इसलिए भैया को बुलाया था। माँ का कहना था कि उन्हें उपहार देने के लिए बुलाया है, लेकिन पीछे से भैया माँ को गले लगा रहे थे और माँ की आंखों में आंसू थे। यह देख मुझे ऐसा लगा कि माँ शायद कुछ छुपा रही हैं या झूठ बोल रही हैं। फिर अचानक माँ ने अपनी अलमारी से एक नया तोहफा निकाला और भैया को दे दिया। उस समय मुझे लगा कि माँ का बताया हुआ कारण सच था। शायद मुझे बेवजह शक हो रहा था। अगले दिन मेरी नई माँ की मम्मी, जिन्हें मैं अपनी दूसरी नानी कहता हूँ, हमारे घर आईं। वे भैया के लिए शादी का रिश्ता लेकर आई थीं। उन्होंने कहा, प्रेम अब शादी की उम्र में पहुंच गया है और उसकी शादी करवा देनी चाहिए। मेरी नई माँ ने यह बात सुनी, लेकिन पापा उस वक्त घर पर नहीं थे। हमारी माँ ने तुरंत इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा, प्रेम को इतनी जल्दी शादी जैसे बड़े दायित्व में शामिल करना सही नहीं होगा। ठीक क्यों नहीं होगा? ये तो बस जवान सुंदर नई माँ ही जानती थी प्रेम के साथ मैच जो खेलना था। इसके बाद माँ ने इस विषय पर बहुत सारी बातें की और फिर इस पर चुप्पी साध ली। माँ अगले 4 दिन हमारे घर पर ही रही। जब से वह आई थी, वह 10 से 15 दिन तक अपने कमरे में सोई। फिर वह कभी कभी भैया के कमरे में जाती और कभी भैया उनके कमरे में जाते। ये सब देख सुनकर 1 महीने बीत गए, लेकिन मेरी माँ मंजू अब भी थोड़ी उलझन में लग रही थी। जब भैया कॉलेज चले गए, तब माँ ने मुझसे कुछ बातें की, जिन्हें सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। माँ ने कहा कि प्रेम का व्यवहार उन्हें कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। पिछले 3 दिनों से मैं प्रेम को कमरे में सोते हुए देख रही हूँ। वह हर रात आधी रात को उठकर कहीं चला जाता है। मुझे इस घर का माहौल कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यह सब देखकर मुझे लगा कि मुझे इस बारे में भैया से बात करनी चाहिए। इसलिए मैं अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब भैया घर आया तो मैंने देखा कि माँ भैया को खाना खिलाने में काफी व्यस्त थीं। हर दिन जैसे उस रात को भी मैं पापा से मिलने उनके कमरे में गई। फिर मैंने माँ के कमरे का दरवाजा खोला और देखा कि भैया माँ को उनके कमर से पकड़कर गले लगा रहा था। ये देखकर मुझे एहसास हुआ कि माँ और भैया के बीच कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। उस दृश्य को देखने के बाद मेरे मन में उथल-पुथल मच गई। मेरे अंदर कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति को कैसे संभालूं। एक ओर मैं यह सोच रही थी कि क्या यह सिर्फ एक साधारण सा भावुक पल था या इसके पीछे कुछ और छिपा था। दूसरी ओर मेरे अंदर एक बेचैनी और अनिश्चितता का एहसास बढ़ता जा रहा था। उस रात मैं सो नहीं पाई। मुझे हर पल वही दृश्य याद आ रहा था। भैया और माँ के बीच ऐसा कुछ भी होना मेरी समझ से परे था। क्या यह सब वाकई वैसा ही था जैसा मैंने देखा, या फिर मेरा मन कुछ ज्यादा ही सोच रहा था? उस रात भी पापा घर नहीं लौटे थे। सुबह ही उन्होंने बता दिया था कि काम के सिलसिले में उन्हें कुछ लोग ले जा रहे हैं और वे रात को घर नहीं आ पाएंगे। मैंने भैया से पूछा कि वह माँ के कमरे में क्यों थे। भैया ने बताया कि माँ को अपनी माँ की याद आ रही थी, इसीलिए वे रो रही थीं। मैंने देखा कि भैया माँ के आंसू पोंछ रहे थे और उन्हें गले लगाकर सांत्वना दे रहे थे। गले लगाकर किसी को चुप कराना, यह दृश्य मैंने पहली बार देखा था। माँ के चेहरे पर पसरी उदासी मुझे भीतर तक चुभ गई।
मैंने भैया के कहे शब्दों पर विश्वास करते हुए रसोई में जाकर माँ के लिए पानी लाया और उनके सामने रखा। मैंने धीरे से माँ से कहा, आप मत रोइए। हम दोनों, भैया और मैं, हमेशा आपके साथ हैं। हम आपकी देखभाल करेंगे। माँ ने मुझे स्नेह भरे आलिंगन में भर लिया, जिससे मुझे भीतरी शांति का अनुभव हुआ। इसके बाद मैं अपने कमरे में लौट आई। अगले 5 दिन यूं ही निकल गए। उस दिन मेरी छुट्टी थी और मुझे चित्रकारी का बेहद शौक था। मैंने सोचा कि आज माँ की नई तस्वीर बनाऊंगी, इसलिए उनके कमरे में गई। मैंने उन्हें पीठ के बल बैठाया और कहा कि थोड़ा गर्दन घुमाएं, ताकि मैं उनके हाव भाव को बेहतर तरीके से कैद कर सकूं। माँ ने पोज बदलने के लिए अपने पीछे के बालों को एक ओर कर दिया। तभी मेरी नजर उनकी पीठ पर कुछ गहरे नाखून के निशानों पर पड़ी। मैंने तुरंत पूछा, माँ, आपकी पीठ पर ये क्या है? माँ थोड़ी झिझकते हुए बोली, यह तुम्हारे पापा के प्यार की निशानी है। और अचानक लज्जा से भर गईं। पर बात यहीं अजीब लगी, क्योंकि पापा पिछले 5 दिनों से घर पर थे ही नहीं। मुझे माँ के शब्दों में झूठ की गंध आई और उनकी पीठ के घाव तो कुछ और ही कहानी कह रहे थे। जैसे ही भैया की आवाज माँ के कानों में पड़ी, वह तुरंत कमरे से बाहर निकल गईं। मैंने महसूस किया कि माँ पापा की तुलना में भैया की अधिक फिक्र करती है। पिछले कुछ दिनों से मैं जो देख रही रही थी, उसकी तस्वीरें ले रही थी। मैंने अपनी माँ की कई तस्वीरें अपने पास रखी हैं, जिनमें माँ अक्सर भैया के साथ ही होती हैं। आज रात, जब मैं अपने कमरे में अकेली थी, तो मैंने वे सारी तस्वीरें अपने बिस्तर पर फैला दी। उन तस्वीरों को देखकर मुझे माँ और भैया के रिश्ते के बारे में कुछ अलग ही नजर आया। अनजाने में मैंने भैया और माँ की जो तस्वीर ली थी, वह किसी हिंदी रोमांटिक फिल्म के हीरो हीरोइन जैसी लग रही थी। मैंने माँ और भैया को कई बार एक साथ देखा और उन सभी तस्वीरों को मैंने खींचा था, उसी पोजीशन में बिना बताए। फिर मैंने सोचा कि आज उस तस्वीर को दिखाने के लिए मैं माँ के कमरे में जाऊंगी, जो मैंने आज दोपहर को ली थी। आज भी पापा घर पर नहीं थे, तो मैंने सोचा कि मम्मी अभी तक जाग रही होंगी। रात के 10 बजे मैं अपनी माँ को वह तस्वीर दिखाने के लिए उनके कमरे में गई। जैसे ही मैं उनके कमरे के पास पहुंची, मुझे वहां से कुछ अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। वह आवाज बहुत ही अजीब थी। मुझे लगा कि माँ की तबीयत खराब हो रही है, तो मैं घबरा गई और भैया को बुलाने के लिए उनके कमरे में गई। लेकिन भैया अपने कमरे में नहीं थे। मुझे पता था कि वह कभी-कभी रात को अपने दोस्त के साथ बाहर जाते थे। मुझे लगा कि वे अपने दोस्त के साथ बाहर गए होंगे। उसके बाद मैं भैया के कमरे से बाहर आ गई और माँ के कमरे के पास पहुंची। जैसे ही मैंने माँ के कमरे का दरवाजा खटखटाने की कोशिश की, मुझे अंदर से भैया की आवाज सुनाई दी। रात के अब 11 बजने वाले थे और वे दोनों एक ही कमरे में क्या कर रहे थे, ये समझ में नहीं आ रहा था। और माँ की अजीब आवाजें भी सुनाई दे रही थीं। मुझे उस रात बहुत अजीब लग रहा था और वे आवाजें मेरे दिमाग में गूंजती रहीं। मैं पूरी रात सो नहीं सकी और इसलिए अगले दिन स्कूल भी नहीं जा सकी। सुबह जब मैं नाश्ता करने डाइनिंग टेबल पर बैठी, तो देखा कि माँ बहुत खुश लग रही थी। भैया के चेहरे पर भी एक अलग खुशी थी। नाश्ते करते समय अचानक मेरे पैर को किसी अन्य पैर के स्पर्श का एहसास हुआ। मैंने अपना फोन गिरा दिया और उसे उठाने के लिए मेज के नीचे झुकी। तभी देखा कि वह पैर भैया का था। मैं सोच में पड़ गई कि वह ऐसा क्यों कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना पैर हटा लिया। कुछ समय बाद मेरी नजर फिर से मेज के नीचे गई और मैंने देखा कि भैया और माँ के पैर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए थे और वे पैर हिला रहे थे। आश्चर्य की बात यह थी कि माँ भैया को रोक नहीं रही थी, बल्कि उसे भी यह सब ठीक लग रहा था। उस रात लगभग 11 बजे पापा घर आए थे। रात का खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। माँ सोने से पहले दूध का गिलास लेकर जा रही थी। मैंने माँ से पूछा, माँ, आप पापा को रोज ऐसा दूध क्यों पिलाती हो? माँ ने कहा, क्योंकि तुम्हारे पापा को इसकी बहुत जरूरत है। उम्र के साथ उनकी ताकत कुछ कम हो गई है, लेकिन उनकी पत्नी अभी जवान है। जब पापा यह दूध पीते हैं, तो उन्हें एक अलग ही ऊर्जा मिलती है। मैंने माँ से पूछा, किस ऊर्जा की बात कर रही हो माँ? माँ ने मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, तुम अभी यह सब बातें समझने के लिए बहुत छोटी हो। यह दूध पापा का एनर्जी ड्रिंक की तरह है। इतना कहकर माँ अपने कमरे में चली गई। मैं भी अपने कमरे की ओर बढ़ गई।
अपने कमरे में जाते हुए मैंने देखा कि भैया नहाकर तैयार हो रहे थे और शरीर पर स्प्रे लगा रहे थे। मुझे लगा कि वह किसी पार्टी या किसी खास मौके के लिए बाहर जा रहे हैं, इसलिए मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा और अपने कमरे में चली गई। कुछ समय बाद अचानक मुझे माँ की चीखें सुनाई देने लगी। मैं अपने कमरे से बाहर आकर देखने लगी कि आवाज भैया के कमरे से आ रही थी। धीरे धीरे मैं भैया के कमरे के पास पहुंची। दरवाजा खुला हुआ था, इसलिए मैं चुपके से अंदर झांकने लगी। जो दृश्य मैंने देखा, उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। यह सब देखकर मेरे मन में उन दोनों के लिए बहुत सारे नकारात्मक विचार आ रहे थे। तभी मुझे माँ की एक बात याद आ गई। जब भी उनके पास कोई काम होता था, तो वे हर छोटे मोटे काम के लिए भैया को अपने कमरे में बुलाती थी। जब मैं उनकी मदद करने जाती, तो माँ कहती थी कि तुम अभी छोटी हो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन मैं इतनी भी छोटी नहीं थी कि समझ नहीं पाती। भैया माँ की खींची हुई तस्वीर को देखकर अब मेरा भी दिमाग खराब हो रहा था। फिर मैंने शांति से अपनी तस्वीरों पर और अपने विचारों पर नियंत्रण किया और बिस्तर पर जाकर सो गई। अगले दिन पापा ऑफिस जाने लगे, तभी माँ कांपने लगी। माँ की तबीयत बिगड़ती देख भैया पापा से पहले डॉक्टर को घर ले आए। उस दिन हमें एक मीठी खबर मिली कि माँ गर्भवती है। पूरे दिन मैंने माँ को भैया से बात करते हुए नहीं देखा, लेकिन कल की तरह आज भी वह भैया के कमरे में दाखिल हुई। मैं यह सोच रही थी कि माँ और भैया के बीच कुछ तो चल रहा होगा। अपने कमरे से निकली और भैया के कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था, इसीलिए मैं अंदर झांकने लगी। मैंने देखा कि माँ ने भैया को कसकर गले लगाया हुआ था और कह रही थी, प्रेम, अब मैं गर्भवती हूँ, इस बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए? माँ ऐसे बोल रही थी मानो वह बच्चा भैया का हो, पापा का नहीं। मैं इस दृश्य को देख ही रही थी कि अचानक पापा भी वहां आ गए। उन्होंने भी वही देखा जो मैं देख रही थी। पापा ने कमरे का दरवाजा पूरा खोल दिया और माँ व भैया को एक दूसरे की बाहों में देखकर चुपचाप खड़े रहे। उनका चेहरा यह साफ बता रहा था कि उन्हें बहुत धक्का लगा है। पापा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रेम, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम अपनी बहन का और अपना ख्याल रख सकते हो। मैं कल सुबह अपनी पत्नी के साथ हमेशा के लिए सऊदी जा रहा हूँ, यह बताने के लिए ही मैं यहाँ आया था। अच्छा हुआ कि तुम दोनों मुझे यहीं मिल गए। जैसे ही